पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है ना, बिना किसी देरी के। हालांकि देरी तो ऑलरेडी हो ही गई है, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे लाइक शेयर कर ही दीजिएगा अगर ना किया हो तो। चलिए फिर थोड़ा सा आज पानी वानी लेके बैठिए, आराम से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी जो आपका 6th to 8th वाला लेवल है, एलिमेंट्री लेवल कह सकते हो आप इसको। कौन सा एक मेथड आपको बेस्ट लगेगा अगर हम बात करें किसकी? व्याकरण सिखाने की विधि, यानी कि ग्रामर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, और हिंदी की पेडागोजी इंग्लिश में, इंग्लिश की पेडागोजी हिंदी में बहुत हद तक हेल्प करती है। तो बताइए एक बार, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेशन मेथड? आंसर कीजिए, आंसर आप लोग कीजिए एक बार। स्लो क्यों चल रहा है ये? बी, नहीं, आगमन विधि को हम यहाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी कि इंडक्टिव मेथड को एग्जाम्पल टू रूल के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आंसर हुआ ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिमेंट्री लेवल पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल? बताइए एक बार। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, यानी कि जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हिसाब से आप क्रिएटिवली इसको यूज कर पाए लैंग्वेज को। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, या फिर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, या विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास? कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, ये हमसे पूछा है। आंसर कीजिएगा, बताइए एक बार। बाकी चाय का लुत्फ तो उठाया ही जाता रहता है। आंसर करो एक बार। ग्रेट। आगमन मतलब डिडक्टिव, सॉरी आगमन मतलब इंडक्टिव, निगमन मतलब डिडक्टिव। देखो उद्देश्य नहीं है पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उद्देश्य ये नहीं है कि भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये कभी नहीं होता उद्देश्य बेसिकली कि आप सिर्फ जो ग्रामर है उसको रट लें या उसके नियम आपको सारे पता हो, ये मेन उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है, यानी कि नियमबद्ध प्रकृति, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक रूल गवर्न्ड सिस्टम है। इस बात को समझना, इस नेचर को पहचानना और इसको एनालाइज कर पाना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं है एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा है और आंसर करने का आप लोग प्रयास करेंगे और मैं देखने का प्रयास करूंगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सही है सही है सही है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आप लोगों के बहुत ही तेजी के साथ। देखिए एक बार, आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, उद्देश्य है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य है, ना तो मुख्य है, ना एकमात्र है, ना नहीं है, है ना। बच्चा बेसिकली नियमबद्ध प्रकृति भी जान सके, एलिमेंट्री लेवल पर एनालिसिस भी कर सके, ये ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव्स हुआ। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव हुआ या उद्देश्य हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का विकास डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। अब इनमें से लगा लगा करके आपको देखना पड़ेगा कि किस समृद्धि का विकास और कहां कहां इसको उपयोग कर सकते हैं हम। बताइए एक बार। भाषिक समृद्धि का भाषा व साहित्य की अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग किया जा सके, तो आंसर इसमें सी बनेगा। जो भाषिक समृद्धि यानी लैंग्वेज एनरिचमेंट जो है, वो भाषा को क्या करेगी, साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जा सके, चाहे आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, चाहे फिर आपके कोई भी और टॉपिक को या सब्जेक्ट को समझना हो, वहां आपको हेल्प कर सके। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो बेहतर है बाकियों से। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। यानी कि जो एलिमेंट्री लेवल की आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उसमें हिंदी से रिलेटेड जो भाषाएं हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, इसका औचित्य क्या नहीं है, यानी कि इसका कौन सा एक ऑब्जेक्टिव या कौन सी एक बात एप्रोप्रिएट नहीं है इस विषय में। तो चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, या फिर हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना। आंसर कीजिए एक बार, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जूम करो, कितना जूम करें हैं।
आंसर होगा इसका हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। ये कोई बहुत ही वैलिड रीजन नहीं हुआ कि जो हिंदी से रिलेटेड लैंग्वेज है या जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको हम प्रमोट करें, क्योंकि आक्रोश शांत करना हो, उसके साहित्य से आपको परिचित कराना हो, शैलियों से परिचित कराना हो, रचना से परिचित कराना हो, क्या लिखी गई हैं रचनाएं उस भाषा में, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, जो आपके इमोशंस हैं या उस टाइम के बारे में जितनी भी रचनाएं हैं उन सबसे जोड़ सकें, लेकिन आक्रोश को शांत करना मेन उद्देश्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या करें? पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या करें अगर आपको विद्यार्थियों की रुचि जगानी है तो? पहला ऑप्शन है शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, या फिर पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। दीजिए जवाब एक बार, क्या करें ऐसा? ए क्यों होगा? शैक्षिक भ्रमण होता है फील्ड ट्रिप, ज्यादा से ज्यादा फील्ड ट्रिप का आयोजन कराने से क्या होगा? भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। मतलब कि जो सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक्स नहीं होती, जो एक्स्ट्रा कहानियां वगैरह होती हैं, उसमें बाल साहित्य है, उन सबको भी यूज किया जा सकता है। क्यों? ताकि बच्चे की पढ़ने में रुचि जाग सके। पढ़ने में रुचि फील्ड ट्रिप करवा के तो नहीं जागने वाली, ठीक है। सहगामी क्रियाओं, जो पाठ्यचर्या सहगामी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो भी पढ़ने में रुचि तो नहीं जगाएंगी। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, करवाया जाना चाहिए में फिर से रीडिंग की रुचि नहीं बढ़ेगी। रीडिंग की जो आपकी मतलब पढ़ने की जो रुचि है वो एक्स्ट्रा जो बाल साहित्य आता है या सप्लीमेंट्री बुक्स आती हैं बहुत सारी कहानियों से लेकर के तरह तरह की, उनके थ्रू बढ़ सकती है, जो नॉवेल्स वगैरह भी कहते हैं जिनको हम। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, यानी एलिमेंट्री लेवल पर आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं, भाषाई आकलन यानी लैंग्वेज को असेस कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी? बताइए एक बार, आंसर कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं, ये पूछेंगे। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी आएगा, लैंग्वेज 1 में भी आएगा, लैंग्वेज 2 में भी आएगा। 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको देखना है बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी सोच किस में निकलेगी। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, इन सब में ये 1 वर्ड आंसर हो जाएंगे, ये सब 1 वर्ड आंसर हो जाएंगे, फैक्चुअल आंसर हो जाएंगे, लेकिन आपको देखना है बच्चे का थॉट प्रोसेस किस में जागेगा। तो बच्चे का थॉट प्रोसेस नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। अब इस बच्चा क्या है, इसमें अपने खुद के थॉट का यूज करेगा, प्रयोग करेगा, दिमाग को क्रिएटिविटी जागेगी, अपने शब्दों में बात को कहेगा, अपने तरीके से प्रेजेंट करेगा। तो हमेशा उस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता हो। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। अर्जित लिखा हुआ है ना, अगर अधिगम लिखा होता तो हम क्या समझते, लर्निंग समझते, लेकिन अर्जित लिखा है, दैट मीन्स एक्वायर करना, ग्रहण करना, जिसमें नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से होता है। आंसर कीजिए। डी फॉर देहरादून, बहुत ही बढ़िया। अलग अलग आप लोगों की क्या कहें विचार हैं, डी फॉर देहरादून, डी फॉर ये, डी फॉर वो, बहुत बढ़िया, भगवान ही जाने। बताओ एक बार, भाषिक पठन सामग्री, क्योंकि अर्जन की बात हो रही है तो किताबें लेकर के तो आपके मम्मी पापा ने आपको अपनी भाषा बोलना नहीं सिखाया होगा, इतना तो हम समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली। समृद्ध भाषा परिवेश, यानी कि जो आपका लैंग्वेज एनरिच्ड एनवायरमेंट है जहां पर वो भाषा बोली जाती थी, आपकी कोई भी मातृभाषा हो सकती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि। बहुभाषिक कक्षा यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिस्टिक क्लासरूम, जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, या फिर शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। आंसर कीजिए एक बार। सी ऑप्शन, मतलब शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, एक्सेप्टेंस, बच्चे की जो भी मातृभाषा है यानी कि मदर टंग है उसको एक्सेप्ट कर सके आप क्लासरूम में। मल्टीलिंगुअलिज्म में ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ताकि हर एक बच्चा एक्सेप्टेड फील करे, अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना, लिखने में प्रॉब्लम है, डिस्कैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, भाषागत कोई भाषाघात है। बताइए एक बार। सी ऑप्शन,
सी ऑप्शन मतलब डिस्ग्राफिया, बिल्कुल। लिखने से संबंधित हो तो ग्राफिया, पढ़ने से संबंधित होता तो डिसलेक्सिया पे चले जाते, और कैलकुलेशन संबंधी होता तो डिसकैलकुलिया। सी ऑप्शन होगा इसका, डिसग्राफिया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है, यानी कि हिंदी भाषा के विविध रूप कौन से हैं भाई? कोई एकांकी भी होगी, वन एक्ट प्ले भी होगा, कोई लिटरेचर में कुछ और कविताएं भी होंगी, किसी के बारे में कोई साहित्य भी लिखा होगा, कोई कहानी भी होगी। ये सारे क्या हैं? अलग अलग विधा हैं। ठीक है बात। तो परिचित कराने के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है? समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, या फिर हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। आंसर कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, ग्रेट। आंसर होगा हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। सिर्फ समाचार पत्र और विज्ञापन से अलग अलग रूप नहीं आ जाएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कविताएं कहानी सब आ जाएगा। हिंदी भाषा का साहित्य, एक तो लिटरेचर में आपकी अलग अलग फॉर्म्स होंगी, और अन्य मुद्रित सामग्री यानी कि और प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी में नंबर लाना जितना आसान है उतना पूरे सीटेट में कहीं और लाना है नहीं, है ना। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। अब ध्यान से आंसर कीजिएगा, कौन सा एक जो है वो अंतर का आधार नहीं है, यानी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। लैंग्वेज सीखना यानी कि लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बीच का अंतर क्या नहीं है, अर्जित करना। देखो कई बार क्या है, यहां से ये पूछता है कि कौन सा अंतर है, और आज पूछ लिया कि कौन सा अंतर नहीं है। तो भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण। अब जिन्होंने रटा हुआ है वो आंख बंद करके उत्तर देंगे ए, और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये सबसे बड़ा आधार है भाषाई परिवेश, जो लैंग्वेज का एनवायरमेंट है। जो आधार नहीं है वो है व्याकरण। स्वाभाविकता हो, सहजता हो, भाषाई परिवेश हो, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा किसके बीच में? लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बीच में। भाषा अर्जन में कहीं भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, और भाषा सीखने में भी बेसिकली। तो ये मेन आधार जो है वो व्याकरण नहीं है, बाकी की तीन चीजें हैं। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? यानी कि एक क्वेश्चन किया गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, यानी कि भैया फीमेल्स को मतलब एकदम ब्यूटी का भी अभी पूरे मतलब मीडिया पर हल्ला हो गया था, क्योंकि ऐश्वर्या शेरॉन जो हैं वो मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी, और वो यूपीएससी उन्होंने क्रैक कर दिया और वो आईएएस बन गई। मतलब हमने जोड़ दिया है ब्यूटी को और ब्रेनलेसनेस से कि भैया जो ब्यूटीफुल है वो दिमाग नहीं होगा, दिमाग है तो मतलब अजीब सी चीजें। ठीक, तो ये हमने कहीं ना कहीं बना दिया समाज ने कि भैया महिलाओं को एकदम सजाने धजाने की वस्तु बनाने की कोशिश। तो स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा करने को कहा गया है, डिस्कशन की बात हुई है। डिस्कशंस लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है, क्यों दिया गया है ये क्वेश्चन? सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, या फिर भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। आंसर कीजिए एक बार, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो 18th का बी, स्त्री बंधन की चर्चा करना। बंधन की बात नहीं हो रही है यहां। देखो ये पॉइंट कुछ और है, वो तो बाद में बताया कि वही बेड़ी बन जाएगा फिर। ठीक है, यहां बात हो रही है कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, यानी कि जो वो कॉन्टेक्स्ट है उस पर चर्चा हो सके, जो सशक्तिकरण से लेकर या महिलाओं के ऊपर चर्चा हो सके। आपने इस बात से जोड़ दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। बेसिकली एक शब्द उठाया उन्होंने, ठिठियाकर हंसने लगी। अब इसमें आना जो प्रत्यय है जिसको हम सफिक्स कहते हैं, लास्ट में ऐड होता है। अब इस आना प्रत्यय लगा करके 4 शब्द बनाने को कहा है ना। तो ठिठियाना हो गया, और दुनिया भर के आप खुद बना लीजिएगा, है ना। बतियाना हो जाएगा। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। ये किस प्रकार का प्रश्न है? बेसिकली इंपॉर्टेंट वो नहीं है, आपसे ये पूछा है कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, आप इससे क्या समझना चाह रहे हैं। प्रत्यय का समस्त ज्ञान करवा रहे हैं आप बच्चे को, सूत्र शैली व्याकरण सिखा रहे हैं, संदर्भ में व्याकरण सिखा रहे हैं, या पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण है ये? आंसर कीजिए। देखो व्याकरण या ग्रामर जहां भी आता है, मैंने आपसे एक सिंपल चीज कही हुई है,
हर जगह पर, चाहे आप कहीं भी जुड़े हो मेरे साथ, संदर्भ में व्याकरण यानी कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही ग्रामर आए, कॉन्टेक्स्ट जहां दिखे वो बेस्ट है। हालांकि आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए ठीक से, कई बार उल्टा भी पढ़ सकता है, बट अगर एक ट्रिक आप समझना चाहें ग्रामर को लेके, तो संदर्भ में व्याकरण सीखना सबसे बेहतर होता है, बजाय कि रूल्स को रटना, है ना। कॉन्टेक्स्ट में, फंक्शनल ग्रामर भी कह देते हैं इसको हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। मतलब जो आपका एलिमेंट्री लेवल है उस पर किस चीज को परिचित कराने में, पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, या साहित्यिक विधाओं से। आंसर कीजिए, साहित्यिक विधाओं से, किस से? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पढ़ाते हैं हम, बिल्कुल एग्जैक्टली। डी ऑप्शन, यानी साहित्यिक विधाओं से। जो विभिन्न विधाएं हैं साहित्य की, जो लिटरेचर के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन पर हम लेकर के जाते हैं। चाहे वो आपकी अलग अलग तरह की विधाएं हैं ना, किसी में किसी और चीज के बारे में होगी, कोई अगर झांसी की रानी के बारे में कोई कविता लिखी है तो वो कुछ और होगी, कहानी लिखी है तो कुछ और है, कोई वृत्तांत लिखा है तो कुछ और है, एकांकी है तो कुछ और है। मतलब अलग अलग जो विधाएं हैं उन पर बच्चे जान पाए, उनसे जुड़ पाए।